अच्छा, एक बात बताएं, आपने मच्छर तो जरूर देखा होगा। मच्छर यानी मॉस्कीटो, पूरी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये ना कह सके कि उसने मच्छर नहीं देखा। कितना ताकतवर है कि आपको न लात मार सकता है, न हमला कर सकता है, और न ही आपके हमले को रोक सकता है, और न ही आपके ऊपर पलट कर वार कर सकता है। यह अलग बात है कि वो आपको बहुत बेबस भी कर देता है। लेकिन इसी मच्छर को खत्म करने के नाम पर पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री पनप रही है, बल्कि कहा जाए पूरी इंसानियत मच्छर को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करती है और दावे करती है कि मच्छर को खत्म कर दिया जाएगा, जड़ से मिटा दिया जाएगा। लेकिन यही मच्छर न सिर्फ बढ़ता रहता है, पनपता रहता है और खत्म भी नहीं होता, जबकि चाहे मच्छर मारने की कितनी ही दवाएं हो, चाहे ताली बजाकर हो, चाहे कछुआ छाप जलाकर हो, या फिर मॉर्टिन और तमाम चीजें जलाकर, लेकिन खुदा की बनाई हुई एक मखलूक को, एक तख्लीक को, एक क्रिएशन को कोई खत्म नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि अगर खुदा खुद न चाहे तो कोई किसी तख्लीक को और किसी जानदार को, बल्कि किसी नस्ल को खत्म नहीं कर सकता। ये एक मिसाल है, सिर्फ हमने आपको ये मिसाल दी है, इस पर आप ज्यादा सीरियस मत होइएगा। बात कर रहे थे आजकल लोग बात ज्यादातर इजराइल और हमास या फलस्तीन की। फलस्तीन बनाम इजराइल की तरफ से बयान दिया गया है कि वो अब हमास को और खास तौर से फलस्तीनियों को जड़ से खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, उनको पूरी दुनिया से एक तरह से नेस्तो नाबूद कर देंगे, उनका नाम तक मिटा देंगे, निशान तक मिटा देंगे। आने वाले 50 साल याद रखेंगे कि इजराइल ने कैसा काम किया है। ये इजरायली बड़े अधिकारियों के बयानात हैं। ये तमाम वो बयान हैं जिनको लगातार मीडिया, खास तौर से दुनिया में और खास तौर से जो सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बेहद ताकतवर इजराइल अब फलस्तीन के लोगों को, हमास को और तमाम चीजों को खत्म कर देगा। यानी उनका खाना, पानी और तमाम चीजें बंद होने के साथ साथ उन पर लेटेस्ट वेपन से हमले हो रहे हैं, तमाम एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तमाम वो वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि नई नई इजाद हो रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही है। ड्रोन जो है वो सबसे ज्यादा वार कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि हम उनको खत्म कर देंगे। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। पहले अफगानिस्तान में कहा जाता था कि अमेरिका उनको खत्म कर देगा, नाम तक मिटा देगा, निशान तक मिटा देगा। कहीं तोरा बोरा बनाया जा रहा था, कहीं क्लस्टर बम फेंके जा रहे थे, कहीं F-16 इस्तेमाल किए जा रहे थे, कहीं कहा जाता था कि ऐसा बम बना लिया है कि वो फटेगा और इतने लोग तो मरेंगे ही, आसपास की वो ऑक्सीजन को भी सोख लेगा, यानी जो बचेंगे वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि 48 मुल्क, ताकतवर कंट्रीज, वो जो कि एटम बम से लैस थे, एटॉमिक पावर से लैस थे, वो 48 कंट्रीज, कुछ हजार जो तालिबानी थे जिनके पास पैर में पहनने को चप्पल भी नहीं थी, ढंग से कोई वेपन भी नहीं था, कोई हथियार भी नहीं था, कोई ड्रोन नहीं था, उनके खिलाफ तमाम ड्रोन, तमाम हमवी टैंक, तमाम बड़े हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन उनको खत्म करने का दावा करने वाले 48 कंट्रीज की फौजें वहां से ऐसे भागी कि अपने हथियार भी छोड़ गई। जहाजों में लटक लटक के लोग वहां से भागे और कुछ हजार जो तालिबानी थे उन्होंने 48 कंट्रीज जो दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाते थे उनको वहां से ऐसे भगाया जैसे कि किसी को यकीन भी नहीं आया। बहरहाल ये एक तरह से अगर कहा जाए, एक बार फिर कुरान की सूरह बकरा की वो आयत, वो बात सत्य हुई। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। यानी अगर आपको अल्लाह पर यकीन है तो बहुत छोटी तादाद में भी आप बहुत बड़े लश्कर को, बहुत बड़ी तादाद के लोगों को हरा सकते हैं। ये 313 बनाम कई हजार के बाद फिर आधुनिक दौर में देखा अफगानिस्तान में, और ये आगे भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये कुरान की वो बात है जो कि कयामत तक सत्य होनी है। बहरहाल आज हम जमीन पर वो बात करेंगे जो कि शायद बहुत ज्यादा चर्चा में है, तमाम मीडिया हाउसेस पर चल रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह है, बल्कि अगर कहा जाए मेन सवाल यह है कि हमास ने जो हमला किया है, आतंकवादी हमला,
जो उसकी नापाक हरकतें थी इजराइल के ऊपर, वहां पर हमला किया गया। एक दिन के अंदर हजारों सैनिकों को, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा तो कभी वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ, ऐसा किसी युद्ध में नहीं हुआ, बड़े से बड़े युद्ध में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को एक ही दिन के अंदर मौत के घाट उतारा गया हो। और लगभग 5000 मिसाइल इजराइल पर हमास के द्वारा दागे गए और हमास के जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया और जो नॉर्म्स थे उनको कहीं ना कहीं कथित तौर पर तोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आतंकवादी हथियार लाते कहां से, और जो लोग हथियारों का बिजनेस करते हैं, जिनकी पूरी इकोनॉमी हथियारों पर है, घातक हथियारों पर, बल्कि अगर कहा जाए विनाशकारी उन हथियारों के दम पर उनकी इकोनॉमी चलती है, उनकी लाइफस्टाइल चलती है, उन्हीं से छीनकर या उन्हीं से खरीदकर अगर कोई आतंकवादी संगठन या कोई और ग्रुप या कोई वो ग्रुप जो कि अपनी राष्ट्रीयता के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर, अपनी पहचान के ऊपर जान देने के लिए आमादा हो चुका हो, जिसने कसम खा ली हो कि अगर हम नहीं तो फिर कोई और भी नहीं, तो फिर हमास बनाम इजराइल जैसे टकराव सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास ने ये हमला किया या फिर 9/11 की तरह ये कोई एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर 9/11 की तरह एक बार फिर अमेरिका और खासतौर से जो बड़ी ताकतें हैं इजराइल वगैरह, हमास को, फलस्तीन को पनिश करने के लिए, या फिर अप्रत्यक्ष रूप पे ईरान को या किसी और अरब कंट्री को टारगेट करने के लिए एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची गई है। क्योंकि 9/11 जब हुआ उसके बाद हजारों लोगों की मौत के बाद भले ही वहां पर कुछ भी चर्चा हुई हो, लेकिन पूरी दुनिया की ताकतें अफगानिस्तान की तरफ दौड़ गई और कई साल तक अफगानिस्तान को न सिर्फ पनिश किया जाता रहा और उन तमाम लोगों को भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया गया जो कि कहीं ना कहीं इस ग्रुप को सपोर्ट कर सकते थे, चाहे वो कर्नल कद्दाफी हो या फिर इराक या वो तमाम कंट्रीज जो कि अरब कंट्रीज थे, लेकिन वो लगता था कि वो इजराइल के खिलाफ हैं या किसी तौर पर वो अमेरिका के खिलाफ हैं। बहरहाल हमास के इस हमले को लेकर अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या अब फलस्तीन और हमास को ठिकाने लगाने के नाम पर ईरान तक टारगेट किया जाएगा, टर्की को भी निशाना बनाया जाएगा, या फिर अमेरिका की यह थ्योरी एक बार फिर लागू होगी कि 9/11 की तरह यहां पर भी कार्रवाई की जाए और आतंकवाद विरोधी जो एक तरह से मिशन होता है उसके तहत इन लोगों को पनिश किया जाए, या फिर ये गोरिल्ला वार है, ये वही गोरिल्ला वार है जो कि बड़ी बड़ी फौजों को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये दोनों सवाल बहस के हैं, इस पर विशेषज्ञ अपने तौर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खासतौर से टीवी डिबेट्स में भी बातें हो रही होंगी, लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल पर जाने के बजाय आपको आज हम कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं जो कि इजराइल और हमास से भी जुड़े हैं। हालांकि जब हम इजराइल और हमास और खासतौर से फलस्तीन के टकराव के बारे में बात करने की सोच रहे थे तो हमको ख्याल आ रहा था कि कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे कि मणिपुर पर क्यों सवाल नहीं उठाए जा रहे, आखिर मणिपुर में ऐसा क्या नहीं हुआ जिस पर चर्चा न की जाए। बहरहाल ये विपक्षी दलों की बात कहें या फिर उन लोगों की बात कहें जो कि हमारी बड़ी बड़ी सोच को छोटा करने का हमेशा मंसूबा बनाते रहते हैं कि हम इजराइल के बजाय या हमास के बजाय या फलस्तीन के बजाय मणिपुर पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे, मणिपुर पर इतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही जितनी कि सोशल मीडिया पर और टीवी डिबेट्स में या खासतौर से हमारे मेन मीडिया में इजराइल और हमास छाए हुए हैं, इतने मणिपुर पर क्यों चर्चा नहीं हुई, ये लोगों का सवाल है। बहरहाल हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते और हम उसी बात को करना चाहते हैं जो कि पूरे देश में खासतौर से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मणिपुर को लेकर हमारे पास फिलहाल कहने को इसलिए भी कुछ नहीं है कि हमारे मीडिया ने इतना कुछ वहां पर बताया भी नहीं और इतना कुछ बहस भी नहीं हुई, तो हमें भी नहीं लगता कि हम भी इस पर बहस करें या हम भी उसी दौड़ में दौड़ें जिसमें के कुछ विपक्षी दल दौड़ रहे हैं। बहरहाल मणिपुर के बजाय हम चलते हैं इजराइल और हमास और फलस्तीन के टकराव पर, जो कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा है खासतौर से हमारे लिए, क्योंकि पूरे चैनल्स, सारे मीडिया हाउसेस इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमको भी मेन स्ट्रीम में ही रहना चाहिए, ऐसा सोचकर हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल और हमास या फलस्तीन का टकराव अचानक है या कोई ये कहानी है या फिर इसको कहीं कोई प्लान किया गया है। क्योंकि अगर आप बात करें 1948 की तो बॉल्फोर डिक्लेरेशन को आपको ध्यान में रखना होगा। वहां पर रॉथशील्ड फैमिली, खासतौर से जब ब्रिटेन की जो हुकूमत थी जिसने वहां पर
तो सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर को कहीं ना कहीं डिफीट किया था। उन तमाम फोर्सेस ने अपने अपने हिस्से के कंट्रीज, खासतौर से अरब कंट्रीज को बांट लिया था। ब्रिटेन के हिस्से में जो इलाका आया वो वहां के जो यहूदी लॉबी थी उसने उनसे मांगा और अपना एक राष्ट्र बनाने की बात करी। बिल्कुल ऐसे ही कि किसी शांति प्रिय देश में या किसी और देश में कोई जाकर जबरदस्ती रहने लगे और कोई जीता हुआ आदमी वहां पर एक आबादी को बना दे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन कथित तौर पर ये जो आबादी बसी 1948 में, वहां पर जबकि उस टाइम यहूदी 1% भी नहीं थे, कुछ ही दिन के बाद वो लगभग 30% से ज्यादा हो गए, जिसका विरोध अरब कंट्रीज के और अरब लोगों ने किया। लेकिन फिर एक युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर इजराइल को जीत मिली और इजराइल वजूद में आया। उसी दिन से आज तक यहां पर रोज टकराव होता है। लेकिन बॉल्फोर डिक्लेरेशन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें यह भी लिखा था कि एक यहूदी देश तो बनेगा, लेकिन वहां पर रहने वाले गैर यहूदी लोगों की सुरक्षा भी की जाएगी, उनके अधिकारों को किसी तरह से हनन नहीं किया जाएगा और उनके भी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। जबकि लगभग 75 साल से ये वादा कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा, ऐसा लोगों का आरोप है। बहरहाल वो टकराव कई बार हुआ, कई युद्ध हुए और कई गुरिल्ला वॉर हुए। लेकिन 2-3 दिन पहले जिस तरह का मामला सामने आया उसमें हमास ने गाजा स्ट्रिप से, गाजा पट्टी से लेकर जो हमले किए हैं वो इलाका मिस्र के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्लोब पे जाके देखेंगे, नक्शे पे देखेंगे तो उसकी कनेक्टिविटी मिस्र से है। और मिस्र के बारे में कहा जाता है कि कथित तौर पर फिलहाल वो प्रो अमेरिका गवर्नमेंट वहां पर एक तरह से काम कर रही है। यानी कहा जा रहा है कि अगर कोई उनको सपोर्ट मिला है या कोई एड मिली है तो उसका एकमात्र रास्ता मिस्र से होकर जा सकता है। लेकिन कथित तौर पर इसको डाइवर्ट करके ईरान को इस तरह से कहा जा रहा है कि ईरान को सफाई देनी पड़ी कि हमने वहां पर सिंपैथी या सपोर्ट वैसे तो किया है लेकिन मदद नहीं की। बहरहाल ये एक इंटरनेशनल राजनीति का खेल है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ जाना होगा और यह भी सोचना होगा कि ये कन्फ्लिक्ट ना आज का है ना ये आज खत्म होने वाला है। क्योंकि अगर आप बात करें सन 70 ईस्वी में जिस वक्त रोमन्स ने वहां पर ज्यूस को निकाला था और वहां पर जो एक तरह से हैकल सुलेमानी था उसको भी तोड़ दिया था और ज्यूस पूरी दुनिया में फैल गए थे। अब वो फिर दोबारा इकट्ठे होकर 1948 में आए और एक राज्य का गठन किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे किस तरह की रुख बदलेंगे और क्या ये एक आर्मगेडोन की शुरुआत है, यानी वर्ल्ड वॉर, बड़ा युद्ध जो है उसकी शुरुआत है, या फिर ये कोई ऐसा रेडिएशन है जो कि आगे इंसानियत के लिए और खासतौर से सभी देशों के लिए और सभी इंसानों के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। क्योंकि चिंगारी भले ही बहुत छोटी हो लेकिन इसका जो कैनवस है बहुत बड़ा है। हालांकि यूक्रेन और रशिया वॉर लगभग खत्म हो चुका है, हालांकि पूरी तरह डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन वो अंतिम पड़ाव पर है और ये एक नया वॉर थिएटर खोल दिया गया है जिसको कहा जाता है कि खासतौर से अमेरिका और कुछ वो देश जिनका मेन जो उद्योग है, जो मेन इंडस्ट्री है वो वेपन सेल करना है दुनिया को, यानी इंसानियत को खत्म करने के नाम पर बनाए गए हथियारों को बेचकर वहां पर इंसानियत की मदद करने की बात की जाती है। यानी एक नया वॉर थिएटर खुला। हमास को हथियार किसने बेचे, इजराइल जो हथियार बनाता है वो किसके लिए बनाता है। अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक या हथियार उत्पादक जो देश है वो इजराइल है, उसके बाद अमेरिका और फ्रांस, ये तमाम वो देश हैं जिनकी मेन इंडस्ट्री हथियार है। और अगर आप बात करेंगे इस पूरे मामले में एक उम्मीद की किरण नजर आती है यूनाइटेड नेशंस से। लेकिन हम आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस को इजराइल कितना सीरियस लेता है ये आपको समझना होगा, क्योंकि यूएन चार्टर के मुताबिक एवरी कंट्री मस्ट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और एक ओन डेट जो कि आईएमएफ से होगा। लेकिन इजराइल ने आज तक अपने गठन से लेके आज तक 75 साल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। पूरी दुनिया में हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन ब्रिटेन और इजराइल का आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन की बात करें तो वहां राजशाही है लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर इजराइल में आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो वो यूएन को कितना सीरियस लेता है ये आप समझ सकते हैं। वो कब कब इंटरफेयर करता है, कब कब उसको सीरियस लिया गया है ये भी आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। आज भी वो कितना यूएन को सीरियस लेगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएई का या कुछ देशों का इजराइल को समर्थन मिल चुका है। अरब कंट्रीज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएई की बात की जा रही है, लेकिन इस बात से इतना तो साफ होता है कि जयचंद कहीं भी किसी भी देश में किसी भी रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में चाहे देश के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि यूएई के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो भी ज्यूज का है, यहूदियों का है, क्योंकि बैरूत को तबाह करने के बाद, बैरूत के तबाही के बाद यूएई को डेवलप किया गया, दुबई को एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किसका है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे वो भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होने वाला है और बहुत जल्दी तमाम जो सेंटर्स हैं वो यरूशलेम भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों को समेटकर इधर ले जाया जा सकता है और एक शुरुआत है। कहां अंत होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये एक घातक शुरुआत है जो कि इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। खास तौर से हमास जैसे जो आतंकवादी गुट हैं उनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है और खास तौर से ये भी देखना होगा कि उनको हथियार देता कौन है और उन हथियारों पर मेक कहां का है ये जांच की जाए और बिल्कुल ऐसे ही उनको भी पनिश किया जाए जैसे कि पुलिस करती है कि वेपन बनाया किसने था। बहरहाल घातक, खतरनाक और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत चीजें होनी चाहिए, लेकिन हमको समझना होगा कि हम नॉन अलाइन के पक्षधर रहे हैं। हमारे देश की नीति यही है कि हम जियो और जीने दो। इसी के तहत शायद भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि शांति स्थापित हो, विक्टिम्स का साथ दिया जाए, आतंकवादियों का विरोध किया जाए और देश में, दुनिया में और खास तौर से इंसानियत के लिए शांति की स्थापना की जाए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।